बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। इस वीडियो को रिकॉर्ड करवाने का मकसद ये है कि हमारे वो अहबाब जो दूर हैं, तकाफुल से मुताल्लिक बुनियादी बातें उनको मालूम हो जाए। ख़ास तौर पर तकाफुल की शरिया के एतबार से क्या अंडरस्टैंडिंग है और वो क्या चीज़ है, ये बात आपको मालूम हो जाए। और ये एक बुनियादी आगाही है। इसके बाद आपको इसकी प्रोडक्ट्स को और इसके लिटरेचर को समझने में इंशाअल्लाह मदद मिलेगी, लेकिन इसको बाकायदगी के साथ आपको समझने की ज़रूरत है और इसको आप खुद भी एहतमाम से समझें, इसकी इलस्ट्रेशन और इसकी सारी तफसीलात आप जानें, ताकि आप अपने कस्टमर्स को सही तौर पर आगाही बहम पहुंचा सके। तकाफुल क्या है? लफ्ज तकाफुल अरबी जबान का एक लफ्ज है और इसके माना है, ये निकला है कफाला से। कफाला जैसे कि हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं कि किसी की जिम्मेदारी ले लेना, कफालत ले लेना। कहते हैं कि फला फला की कफालत में है और उसको उसकी कफालत ले ली गई है। तो तकाफुल के माना है कि एक ऐसा तरीका कार कि जिसमें बहुत से अफराद कंट्रीब्यूट करें और उसके नतीजे में एक दूसरे की जरूरतें पूरी हो सके और एक दूसरे को कवरेज फराहम किया जा सके। तो ये एक ऐसा तरीका कार है जिसमें चंद अफराद के नुकसान को बहुत सारे अफराद के ऊपर फैला दिया जाता है और वो सारे अफराद उस नुकसान को पूरा करते हैं, ताकि वो चंद अफराद जिनको हकीकत में नुकसान पहुंचा है वो इस नुकसान से बाहर आ सके या उनके पसमानदगान को इसके जरिए से मदद फराहम की जा सके। तकाफुल का जो तसव्वुर है वो बुनियादी तौर पर इंश्योरेंस ही का तसव्वुर है, यानी इंश्योरेंस के तसव्वुर के अंदर कोई खराबी नहीं। इंश्योरेंस का तसव्वुर इतना सा है, जैसे कि अभी मैंने अर्ज किया कि चंद अफराद के नुकसान को बहुत से अफराद के ऊपर फैला दिया जाए, ताकि वो चंद अफराद जिनको हकीकत में ये नुकसान पेश आया है वो अपने इस नुकसान से वो निकल सके और या उनके पसमानदगान को नुकसान की तलाफी की जा सके, उनके मुआशी नुकसान की तलाफी की जा सके। तो ये वही इंश्योरेंस का तरीका कार है, लेकिन इसको तमाम तर शरिया के तरीकों से हासिल किया जाता है। यानी जिस तरीके से इसको हासिल किया जाता है वो शरिया के मुताबिक है और उसके अंदर शरिया के अहकाम की रियायत की गई है, ताकि मुसलमानों को, बल्कि सारे लोगों को, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, सबको इंश्योरेंस के फवायद शरई तरीकों के मुताबिक हासिल हो सके। अब इसको कैसे हासिल किया जाता है और ये काम कैसे होता है? ये इस तरीके से होता है कि बहुत सारे अफराद कंट्रीब्यूशन करते हैं, वो एक पूल के अंदर पैसे डालते हैं और उन पैसों से एक बहुत बड़ा पूल वजूद में आता है और फिर उस पूल को, उस फंड को बाकी रखा जाता है और उससे हमेशा उसको इस्तेमाल किया, उसको इन्वेस्ट करके रखा जाता है और उसको बढ़ाया जाता है, ताकि जरूरत के वक्त पर उसके जरिए से लोगों को मदद फराहम की जा सके। ये बहुत ही वाज़ेह सा और सिंपल सा आइडिया है कि अफराद जो कवरेज चाहते हैं, जो चाहते हैं कि उनकी मदद की जाए, उनका ताउन किया जाए, नुकसान की सूरत में उनको तलाफी फराहम की जाए, वो अफराद इसके अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं। क्यों कंट्रीब्यूट करते हैं? ताकि खुद उनको
اور उन्हीं की तरह जितने लोग इस फंड के अंदर शामिल हैं उन सबको फायदा। फिर इस फंड को बाकी रखा जाता है, इसकी इन्वेस्टमेंट की जाती है और इन्वेस्टमेंट भी शरिया कंप्लायंट तरीकों से की जाती है और इसी फंड के जरिए से लोगों को मदद बहम पहुंचाई जाती है। अब आप यूं समझ लीजिए कि यहाँ पे 3 फरीक इन्वॉल्व है। एक फरीक है वो अफराद जो इस फंड के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और फिर उनके कंट्रीब्यूशन से एक फंड वजूद में आ रहा है, और यहाँ पर एक कंपनी है जो इन सब चीजों का इंतजाम कर रही है और जो इस पूरे काम को चला रही है। तो वो अफराद जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, शरिया के एतबार से वो जो पैसे इस फंड के अंदर देते हैं वो तबर्रो है। तबर्रो के माना होते हैं कि किसी के साथ एहसान का मामला करना, एक अच्छा मामला करना। तो इसके अंदर जो वो पैसे दे रहे हैं वो पैसे दर हकीकत इस फंड के मेंबरान को फायदा पहुंचाने के लिए है। अब चूंकि वो खुद भी उस फंड के मेंबर है, लिहाजा वाकई बात है ये और नेचुरल बात है कि उनको भी इससे फायदा पहुंचेगा, लेकिन बुनियादी तौर पे वो इस फंड के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो एक तबर्रो का मामला कर रहे हैं। जब ये अफराद इस फंड के अंदर तबर्रो करते हैं तो जो पैसा उन्होंने इस फंड के अंदर दिया वो उनकी जाती मिल्कियत से निकल जाता है। अब वो पैसा किसकी मिल्कियत में जाता है? वो पैसा उस फंड की मिल्कियत में आ जाता है, लिहाजा यहाँ पर एक फंड वजूद में आ जाता है और जाहिर सी बात है कि जैसे जैसे कंट्रीब्यूटर्स बढ़ते जाएंगे तो उस फंड का साइज जो है वो भी बढ़ता चला जाएगा। ये जो फंड है इसको वक्फ की बुनियादों पर उस्तवार किया गया है। मैं इसकी फिक़ही तफसीलात के अंदर नहीं जाऊंगा। वक्फ का तसव्वुर ये है कि वक्फ एक ऐसा फंड होता है, एक ऐसी चीज होती है, एक ऐसी प्रॉपर्टी भी हो सकती है कि जिसको हमेशा बरकरार रखा जाता है, वो फर्द की मिल्कियत में नहीं रहती और उसके जरिए से बेनिफिट्स जो है उन लोगों को पहुंचाए जाते हैं जो जिनके बारे में बताया गया है कि वो इस फंड से बेनिफिट्स लेने के एलिजिबल है, या अगर वो अफराद नहीं बचते तो बिल आखिर जो है गरीबों मिस्किनों को इसके पैसे दिए जाते हैं। तो यहाँ पर जो फंड वजूद में आया है जिसको हम तकाफुल फंड कहते हैं, ये फंड वक्फ फंड है और ये हमेशा बरकरार रहने के लिए है ताकि इसके अंदर पैसे आते रहें और इसके जरिए से लोगों को फायदा पहुंचाया जाता रहे। और यहाँ जरूरत है किसी मुंतजिम की, इसलिए कि जो फर्द कंट्रीब्यूट कर रहा है हर फर्द वो इस काबिल नहीं होता कि वो इस पूरे फंड को जो है वो चला सके, तो एक मुंतजिम की जरूरत है। वो मुंतजिम तकाफुल कंपनी कहलाती है। स्टेट लाइफ के केस के अंदर स्टेट लाइफ विंडो तकाफुल वो कंपनी है या वो इदारा है जो इंतजाम संभालता है। उसका क्या काम है? उसका काम ये है कि लोगों से कंट्रीब्यूशन लेना, इस फंड के अंदर डालना और जब उनके पास क्लेम आए तो उसकी जांच पड़ताल करना और उनको इस फंड से कवायद ज़वाबित के मुताबिक मदद फराहम करना, ताउन फराहम करना, फायदा बहम पहुंचाना। तो ये 3 फरीक हो गए। अब ये जो सारा अमल है, ये सारा अमल शरीयत कंप्लायंट अल्हम्दुलिल्लाह शरीयत के मुताबिक है। ये कैसे शरीयत के मुताबिक है? ये इसलिए शरीयत के मुताबिक है कि इसके अंदर तमाम चीजें शरीयत के अहकाम के मुताबिक बरूए कार लाई जाती है और उसके अंदर देखा जाता है कि शरीयत के अहकाम क्या है। अगर हम तारीख का मुताला करें, अहादीस का मुताला करें, तो वहां पर भी ऐसी मिसालें मिलती हैं। बिल्कुल यही सूरत तो नहीं है, लेकिन इससे मिलती जुलती मिसालें मिलती हैं कि बाज़ औक़ात ग़िज़ाई क़िल्लत का सामना होता था तो कबाइल जो है वो खाने पीने की चीजें कंट्रीब्यूट करते थे और फिर आपस में उसको तक़सीम करते थे या मिलकर खा लेते थे। इसी तरीके से लंबे सफर होते थे
تو ان सफरों के अंदर वो आपस में अजनास या जो भी सफर के दरमियान ले जाने वाली चीजें होती हैं, ज़ादिरा होती है, तो उसको वो मिला लिया करते थे और एक फंड बन जाया करता था, एक पूल बन जाया करता था, और फिर वहीं से पूरे सफर के अंदर उन लोगों की खुराक की जरूरियात को, ग़िज़ाई जरूरियात को पूरा किया जाता था। तो जिस किस्म का वो एक तबर्रो था, उसी किस्म का ये भी एक तबर्रो है, और इस तबर्रो के नतीजे में एक फंड वजूद में आता है, उसको नाम दिया जाता है तकाफुल फंड का। और फिर इसमें जितनी भी आगे इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, वो सारी शरिया के मुताबिक होती हैं। वो इन्वेस्टमेंट कहाँ होती है उसके मुताबिक भी मैं इंशाअल्लाह आगे चलकर अर्ज करूंगा। तो ये जो एक सवाल है कि साहब ये जो सारा काम हो रहा है, इसकी शरिया के एतबार से क्या दलील है? तो शरिया के एतबार से इसकी दलील ये है कि ये एक माली मामला है। इस माली मामले के अंदर कोई चीज, जैसे कि मैंने अर्ज किया, लोगों का कंट्रीब्यूट करना और लोगों का तबर्रो करना और फिर एक फंड का वजूद में आ जाना, फिर उस फंड को बरकरार रखना और उसकी इन्वेस्टमेंट शरीयत के मुताबिक करना और कवायद जवाबित के मुताबिक लोगों को उस फंड से मदद फराहम करना, इसमें कोई बात जो है वो शरीयत के खिलाफ है ही नहीं कि हम ये कहें कि ये शरीयत के खिलाफ है या ये शरीयत के मुताबिक नहीं है। माली मामलात के अंदर याद रखिए कि ये देखा जाता है कि कोई बात शरीयत के खिलाफ ना हो, जो सूरत, जो स्ट्रक्चर वजूद में आता है, उसके लिए जरूरी नहीं है कि उसकी बेआईनी शक्ल जो है वो कभी कहीं मौजूद रही। लिहाजा ये सवाल करना कि साहब अगर ये तरीकाकार जायज है तो अहादीस के अंदर इसका जिक्र कहाँ है, कुरान करीम के अंदर इसका जिक्र कहाँ है? कुरान करीम में और अहादीस में ऐसी बातें जरूर मौजूद हैं जो उसूली हैं और जो इन बातों की तरफ इशारा करती हैं, लेकिन बिल्कुल इस जैसी सूरत का मौजूद होना कोई जरूरी नहीं है। कुरान करीम कहता है वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, कि नेकी और तकवे के काम के अंदर एक दूसरे का ताउन करो। तो ये भी एक नेकी का काम है और ये भी जो है वो एक अच्छाई का काम है। और जैसे मैंने अहादीस से मिसालें पेश की हैं कि इससे मिलती जुलती मिसालें जो है वो मौजूद रही है। तो चूंकि अफराद इसमें तबर्रो कर रहे हैं और वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनकी अपनी कंट्रीब्यूशन से एक फंड वजूद में आ रहा है और वो फंड बरकरार रखा जाता है, उसके अपने क़वाइद व ज़वाबित है, और जब कोई नुकसान पेश आता है तो उस फंड से ताउन फराहम किया जाता है। लिहाजा ये सारा अमल शरीयत के मुताबिक है और अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर कोई चीज कहीं पर भी ऐसी नहीं रखी गई है कस्दन कि जिसके अंदर शरीयत की कोई खिलाफ वर्जी हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक शरिया कंप्लाइंट स्ट्रक्चर। ये जो मैंने आपके सामने अभी बयान किया कि तकाफुल का बुनियादी तसव्वुर क्या है, इसके जरिए से लोगों को फायदा कैसे पहुंचाया जाता है और उनको तकाफुल कवरेज कैसे फराहम किया जाता है, या दूसरे अल्फाज में इंश्योरेंस कवरेज कैसे फराहम किया जाता है, तो समझने के लिए हम एक जरूरत सामने रखते हैं कि मसलन एक फर्द की क्या जरूरत है और उस जरूरत को इस स्ट्रक्चर के जरिए से कैसे पूरा किया जा रहा है। तो फर्द की जरूरत है मसलन कि वो ये चाहता है कि मैं अगर एक मखसूस मुद्दत के दौरान इंतकाल कर जाऊं तो मेरे पसमानदगान को एक मुनासिब रकम जिसका वो तयन करता है वो मिल जाए। मिसाल के तौर पे वो ये चाहता है कि अगर 10 साल की मुद्दत के दौरान मेरा इंतकाल हो जाता है तो मेरे पसमानदगान को 20 लाख रुपए मिल जाए, तो मैं समझता हूं कि उनकी अशक्शोई हो जाएगी और उनकी जरूरियात किसी हद तक पूरी हो जाएगी। मैं उनको ये कवरेज फराहम करना चाहता हूँ। और अगर मैं इन 10 सालों में अल्हम्दुलिल्लाह हयात रहता हूँ तो 10 सालों के इख्तिताम पर मैंने जो रकम इन्वेस्ट की है वो किसी शक्ल में मुझे मिल जाए और वो मेरी एक इन्वेस्टमेंट और मेरी एक बचत हो जाए। और इस बात का भी इम्कान हो
कि अगर मैं दरमियान में किसी वक्त निकल कर जाना चाहूं तो मैं निकल कर भी जा सकूं। अब ये एक जरूरत है। आमतौर पर लाइफ इंश्योरेंस से इसी किस्म की जरूरत को पूरा किया जाता है। तो तकाफुल का जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया है, वो स्ट्रक्चर इस जरूरत को कैसे पूरा करता है? वो स्ट्रक्चर इस जरूरत को इस तरह पूरा करता है कि ये बता दिया जाता है एक फर्द को कि आपको कितना कंट्रीब्यूट करना है। एक्चुअरियल साइंस की बेसिस के ऊपर कैलकुलेशंस होती हैं और ये बता दिया जाता है कि अगर आप चाहते हैं कि मैं इस मुद्दत में अपनी फैमिली के लिए ये रकम फराहम करूं और मेरी फैमिली को इतना ताउन किया जाए, तो आपको ये इतनी अमाउंट कंट्रीब्यूट करनी होगी। और अगर आप चाहते हैं कि मेरी इन्वेस्टमेंट और सेविंग ज्यादा हो तो आपको ये कंट्रीब्यूट करना होगा। तो ये जो कंट्रीब्यूशन होती है, ये कंट्रीब्यूशन एक हिसाब किताब की बुनियाद पर होती है, ताकि लोगों से जो कंट्रीब्यूशन आ रही है वो एक ऐसा पूल वजूद में ला सके जो हमेशा बाकी भी रहे और जिसके जरिए से लोगों को मदद भी बरवक्त फराहम की जा सके। लिहाजा वो कंट्रीब्यूट करता है और फर्द की जो कंट्रीब्यूशन की रकम होती है वो पहले उसके एक जाती अकाउंट के अंदर आती है। हम उसको नाम देते हैं पार्टिसिपेंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट। पार्टिसिपेंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जो रकम आती है, उस रकम के अंदर से कुछ कटौतियां होती हैं, डिडक्शंस होती हैं। इब्तदाई सालों में ज्यादा होती हैं और आखिर के अंदर फिर वो कम हो जाती है। ये जो डिडक्शन होती है, ये डिडक्शन क्या है? इसमें अक्सर तो कंपनी के चार्जेस है, इसलिए कि कंपनी ये जो सारी सर्विसेज फराहम कर रही है तो कंपनी उसकी उजरत लेती है। वो उजरत मुख्तलिफ मराहिल में और मुख्तलिफ तरीकों से रखी जाती है। मिसाल के तौर पे वो परसेंटेज के अंदर भी रखी जाती है और किसी खास इवेंट के ऊपर भी रखी जाती है। तो वो उसके जरिए से कंपनी अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पूरे करती है और इसी तरीके से जो कंपनी के पास अफराद होते हैं, जो अफराद लोगों तक पहुंचते हैं, उनके सेल्स कमीशन इसके अंदर से दिए जाते हैं। इस डिडक्शन के अलावा एक डिडक्शन इसके अंदर होती है पार्टिसिपेंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट में से, और वो रेगुलर बेसिस के ऊपर होती है और वो पैसा निकल कर जाता है तकाफुल फंड के। असल में ये है वो रकम जो कंट्रीब्यूशन है, जो तबर्रो है एक फर्द का तकाफुल फंड के अंदर, वक्फ फंड के अंदर। हम तकाफुल फंड को तो नाम तकाफुल फंड का देंगे और ये जो फर्द का अकाउंट है हम इसको नाम देंगे पार्टिसिपेंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अब इस बात का तयन कि एक पार्टिसिपेंट, एक मेंबर, एक शरीक, वो इंतकाल की सूरत में कितनी रकम चाहता है कि उसके पसमानदगान को मिल जाए, और इसी तरीके से वो क्या एस्टिमेट कर रहा है, क्या अंदाजा कर रहा है कि 10 साल के बाद मसलन या जब भी इख्तिताम होगा पॉलिसी का, तो उस वक्त उसको कैश की सूरत में कितनी रकम मिले। तो ये चीज, इसको देखते हुए इस बात का तयन किया जाता है, जैसे कि अभी मैंने बताया कि एक पार्टिसिपेंट कितनी रकम फराहम करे। अब वो जो रकम फराहम करता है उसमें से फिर मैंने अर्ज किया कि वो आती है इब्तिदान, सबसे पहले वो आती है पार्टिसिपेंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट में, वहां से डिडक्शन होती है और उसी में से एक डिडक्शन जो है वो जाती है पार्टिसिपेंट तकाफुल फंड के अंदर। जो रकम उसकी कंपनी को चली गई वो भी इखराजात के अंदर चली गई। इसी तरह जो रकम उसकी तकाफुल फंड के अंदर चली गई वो भी एक मुस्तकिल बुनियाद के ऊपर तबर्रो हो गया, कंट्रीब्यूशन हो गई और वो उसकी जाती मिल्कियत से निकल गई। उसकी जाती मिल्कियत में कौन सा पैसा रहा? वो जो पार्टिसिपेंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट है उसके सरमायाकारी अकाउंट के अंदर बच गया। अब इन दोनों रकमों को मैनेज किया जाता है, इनकी इन्वेस्टमेंट की जाती है। यहां पे मैं अर्ज करता चलूं कि इन्वेस्टमेंट कहां होती है। चंद वेन्यूज हैं, चंद जगह हैं जहां पर
स्टेट लाइफ विंडो तकाफुल अपने पैसे को यानी तकाफुल पार्टिसिपेंट अकाउंट के और इसी तरीके से पार्टिसिपेंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट के पैसे को इन्वेस्ट करें। वो है एक तो हम इस्लामी बैंक्स जो स्टेट बैंक के सनद याफ्ता स्टेट बैंक के लाइसेंस्ड इस्लामिक बैंक्स हैं या इस्लामिक बैंकिंग विंडोज हैं, उनके अंदर हम जो है पैसे इन्वेस्ट करेंगे। वो शरिया कंप्लायंट किस तरीके से हम मुदालबा की बुनियाद पर पैसे इन्वेस्ट करते हैं या वकाला की बुनियाद पर पैसे इन्वेस्ट करते हैं, और वो चूंकि कॉम्पिटेंट शरिया बोर्ड्स की जेर निगरानी और शरिया कंप्लायंस के पूरे मैकेनिज्म के तहत काम कर रहे हैं, लिहाजा वहां पर हमें इत्मीनान है और वहां बाकायदा उनके शरिया कंप्लायंस को चेक करने की हमें जरूरत नहीं होती। इसी तरीके से गवर्नमेंट या प्राइवेट इदारे सुकूक जारी करते हैं। सुकूक का मतलब यह है कि इन्वेस्टर्स का पैसा किसी कारोबार में या किसी असासे के अंदर लगता है और उस कारोबार का नफा या उस असासे का किराया वो इन्वेस्टर्स को फराहम किया जाता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जिस कंपनी का वो असल में कारोबार है वो या जिसका वो असल में असासा था वो उस कारोबार में से इन्वेस्टर के हिस्से को आहिस्ता आहिस्ता खरीद लेते हैं, और इस तरीके से इन्वेस्टर को अपना असल सरमाया भी और उसको नफा या किराया भी मिल जाता है। तो ये तरीकाकार है, इसके अंदर हम जो है अपना पैसा सरमायाकारी में लगाएंगे। इसी तरीके से जो शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट के अंदर शरिया कंप्लायंट शेयर्स के अंदर पैसे लगाए जाएंगे। शरिया कंप्लायंट शेयर्स क्या होते हैं? ऐसी कंपनीज के शेयर्स जिनका बुनियादी कारोबार दुरुस्त है, सही है, और उसका पूरा एक क्राइटेरिया बना हुआ है, उसके मुताबिक पैसे लगाए जाते हैं। देखा जाता है कि कौन सी कंपनी का शेयर जो है वो शरिया कंप्लायंट है, कौन सी कंपनी का शेयर जो है वो शरिया कंप्लायंट नहीं है, इसकी एक बाकायदा लिस्ट भी जारी होती है, तो वहां पर हम अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे। इसी तरीके से इस्लामिक म्यूचुअल फंड्स हैं। इस्लामिक म्यूचुअल फंड्स ये एक इज्तिमाई सरमायाकारी का तरीकाकार है और वो भी शरिया कंप्लायंट तरीकों से काम करते हैं। SECP बाकायदा उनको लाइसेंस देती है, उनके अपने शरिया एडवाइजर्स ये शरिया कमिटीज होती हैं और वो अपने तवाइद ज़वाबित के मुताबिक काम कर रहे हैं, और ज्यादातर उनकी इन्वेस्टमेंट भी जो है वो शेयर मार्केट के अंदर होती है, लेकिन उसके अलावा भी इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन कहीं पर भी उनकी लेन देन रिबा के तरीकों के मुताबिक नहीं होती, सूदी कर्जों का लेन देन वो नहीं करते। इसी तरीके से स्टेट लाइफ के पास बहुत सी प्रॉपर्टीज है जिनका किराया आता है, इसके बारे में भी गौर कर रहे हैं कि उन प्रॉपर्टीज के अंदर भी तकाफुल का पैसा लगे और वहां से जो किराया आता है उसमें से तकाफुल के इन्वेस्टमेंट को भी नफा मिले। तो ये चंद तरीके हैं, इनमें किसी में कम किसी में ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट कमेटी है वो बताए हुए उसूलों के मुताबिक जो है वो इन्वेस्ट करती है, और ये सारी चीजें जो है वो शरिया एडवाइजर से अप्रूव्ड होती हैं और इसका बाकायदा ऑडिट भी होता है। अब मैं अर्ज ये कर रहा था कि जो पैसे आए वो पार्टिसिपेंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट के अंदर आए, फिर वहां से कुछ पैसा जो है वो तकाफुल फंड के अंदर भी गया। अब तीन सूरतें आप फर्ज कर लीजिए। एक सूरत ये है कि इस मुद्दत के दौरान इंतकाल हो जाता है मेंबर का, तो उसको क्या मिलेगा? तो उसकी जो रकम उसके इन्वेस्टमेंट अकाउंट के अंदर थी, और वो जाहिर सी बात है कि इन्वेस्ट होती रही, उसके ऊपर प्रॉफिट आता रहा और वो दोबारा इन्वेस्ट होती रही, तो वो रकम जहां पर भी पहुंची होगी वो तो मिलेगी ही। उसके अलावा एक रकम होती है जिसको कहा जाता है सम कवर्ड, जिसका तायुन जो है खुद पार्टिसिपेंट ने किया होता है, तो पार्टिसिपेंट को वो रकम भी फराहम की जाएगी। फर्ज कीजिए कि वो 20 लाख रुपए है, तो जो उसके इन्वेस्टमेंट अकाउंट के अंदर पैसे हैं वो मिल जाएंगे, और फिर 20 लाख पूरा होने में अगर कुछ कमी है तो वो तकाफुल फंड से बतौर इआनत के दे दिया जाएगा पसमानदागान को। दूसरी सूरत ये फर्ज कर लीजिए कि माशाल्लाह 10 साल मुकम्मल हो जाते हैं, ये जो भी पॉलिसी टाइम है वो पूरा हो जाता है,
तो मैच्योरिटी के ऊपर तकाफुल पार्टिसिपेंट को जो भी उसकी सरमाए में लगाई हुई, सरमायाकारी में लगाई हुई रकम है, जो उसके जाती अकाउंट के अंदर है, जिसको हमने इन्वेस्टमेंट अकाउंट कहा है, उसके अंदर जो रकम मौजूद है वो उसको मिल जाएगी। उसके अलावा बाज बाज पॉलिसीज के अंदर इस मौके पर भी तकाफुल फंड से कुछ रकम मिलती है, और ये भी एक किस्म का कवरेज है और एक किस्म का बेनिफिट है जो मैच्योरिटी के ऊपर मिल रहा होता है। और बाज औकात इसमें बोनसेस आते हैं या सरप्लस आता है, यानी हर साल जब इसकी कैलकुलेशंस होती हैं, हर साल इसकी इवैल्यूएशन होती है, तो तमाम जिम्मेदारियां निकालने के बाद अगर इसमें जायद रकम बच रही है तो उस जायद रकम को जो है शरिया एडवाइजर, एक्चुअली और उनके मशवरे से बाज़ औक़ात तक़सीम भी किया जाता है। इसका पूरा एक निज़ाम है कि किस तरीके से जो सरप्लस है, या अगर आप उसको बोनस कहते हैं तो बोनस भी कह सकते हैं, उसको कैसे तक़सीम किया जाता है। तो उस तरीक़ाकार के मुताबिक तक़सीम किया जाएगा और उसमें से भी पार्टिसिपेंट को कोई हिस्सा मिलेगा। तीसरी सूरत यह है कि अगर कोई पार्टिसिपेंट किसी वक्त भी वो जाना चाह रहा है तो वो अपनी पॉलिसी खत्म करके जो रकम उसके जाती अकाउंट के अंदर है वो लेके जा सकता है। तो ये तरीका कार है बुनियादी तौर पे कि तकाफुल जो है वो कैसे काम कर रहा है और उसकी जो प्रोडक्ट है वो उसका बुनियादी स्ट्रक्चर जो है वो क्या है। यहाँ एक बात मैं और अर्ज करता चलूं कि तकाफुल कंपनी या हमारे केस के अंदर स्टेट लाइफ विंडो तकाफुल, इसका सरमाया, इसकी सारी चीजें बिल्कुल अलग है। पहली बात तो यह है कि जो विंडो तकाफुल है वो आम इंश्योरेंस से, यानी स्टेट लाइफ का जो आम इंश्योरेंस है उससे बिल्कुल अलग है। ये बिल्कुल एक सेपरेट, आप समझे कि कंपनी है, गोया के एक बड़ी कंपनी के अंदर एक कंपनी है। तो इसका सरमाया अलग है, इसकी सारी चीजें अलग हैं, लेकिन काम जो है ये मिलकर करती है। तो स्टेट लाइफ विंडो तकाफुल का जो अपना सरमाया है उसको अलग रखा जाता है और उसको अलग तरीके से इन्वेस्ट किया जाता है और उसको भी शरिया कंप्लायंट तरीके से इन्वेस्ट किया जाता है। अब अगर कभी तकाफुल फंड को जरूरत पेश आ जाए और उसके अंदर रकम कम हो तो ये सहूलत रखी गई है कि स्टेट लाइफ विंडो तकाफुल अपने सरमाए में से बतौर कर्ज हसन के इस फंड के अंदर पैसा दे देगी और जब इस फंड के पास सरप्लस होगा तो फिर कर्ज वापस लिया जाएगा, लेकिन इसके अंदर कोई इंटरेस्ट का या रिबा का लेन देन इंशाल्लाह नहीं। और अगर पैसे इस फंड के पास अपने हैं, ज्यादा हैं, और वो फिर उसी फंड के अंदर रहेंगे। जो तकाफुल विंडो तकाफुल कंपनी है या जो भी तकाफुल कंपनी है वो सिर्फ और सिर्फ इस फंड को मैनेज करती है। उसको वही मिलेगा जो उसका तयशुदा उसकी उजरत है या तयशुदा जो उसकी फी है वो उसको मिलेगी। उसके अलावा जो पैसा होगा वो पैसा सारा इसी फंड के अंदर रहेगा। हमारी जो स्टेट लाइफ विंडो तकाफुल की प्रोडक्ट्स हैं वो 3 प्रोडक्ट्स हैं जिनसे आगाज किया जा रहा है। एक प्रोडक्ट चाइल्ड एजुकेशन एंड मैरिज प्लान है, एक प्रोडक्ट सरमायाकारी प्लान है, सेविंग प्लान है, और एक प्रोडक्ट जो है वो इंडोमेंट सरप्लस बेस्ड इंडोमेंट तकाफुल प्लान। जो चाइल्ड एजुकेशन प्लान है उसके अंदर यही होगा कि जो रकम आएगी वो रकम पार्टिसिपेंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जाएगी और फिर वहां से डिडक्शंस होंगी और फिर वहीं से एक रकम जो है वो तकाफुल फंड के अंदर जाएगी। जो तकाफुल पॉलिसी की मुद्दत है उस मुद्दत के दौरान अगर पार्टिसिपेंट का इंतकाल हो जाता है तो उसको बाकी जो कंट्रीब्यूशन है वो नहीं देना होगा, बल्कि उसकी तरफ से जो कंट्रीब्यूशन आना था वो आता रहेगा मुस्तकिल बुनियादों पर तकाफुल फंड से, और फिर मैच्योरिटी के ऊपर जो रकम उसको जमा करनी थी
उम्मीद है कि वो रकम जमा हो चुकी होगी, तो वो रकम जो है चाइल्ड एजुकेशन के अंदर या मैरिज के अंदर इस्तेमाल कर ली जाएगी। इसी तरीके से इसके अंदर इस बात की भी सहूलत होगी कि अगर बच्चे का खुदा न खास्ता इंतकाल होता है जिसके लिए वो पार्टिसिपेंट पैसे जमा कर रहा था, तो वो अपने किसी दूसरे बच्चे के लिए इसको कर सकता है, या उसके अंदर कुछ और सूरतें हैं कि उसको कन्वर्ट करवाया जा सकता है। लेकिन बुनियादी तौर पर मकसद इसके अंदर यह है कि इस मुद्दत में पार्टिसिपेंट ये चाहता है कि उसके पास इतनी रकम जमा हो जाए जिससे वो बच्चे की तालीम या शादी की जरूरत को पूरा कर सके। अगर वो हयात रहता है तो ये सारी कंट्रीब्यूशन, इसका हिसाब किताब, तश्कील ही इस तरह दिया जाता है कि उसके अपने जाती अकाउंट के अंदर इतने पैसे हों जो उसकी अपनी इन्वेस्ट और री इन्वेस्टमेंट से बने होंगे। उसके अलावा इस दौरान में तकाफुल फंड से अगर सरप्लस आया होगा तो वो सरप्लस भी इतना पैसा तश्कील दे सके कि जो उसकी जरूरत है वो पूरी की जा सके। इसी तरीके से जो सरमायाकारी या सेविंग प्लान है, उसका मकसद जो है वो एक लॉन्ग टर्म सेविंग करना है, और उसके अंदर सेविंग के साथ साथ एक कवरेज भी है कि एक आदमी 10 साल में, 20 साल में एक मखसूस रकम सेव करना चाहता है, तो वो कंट्रीब्यूट करता रहता है, और अगर वो इस दौरान हयात रहता है तो उम्मीद ये है कि इतनी रकम उसके अकाउंट के अंदर मुहैया हो चुकी होगी। लेकिन अगर इस दौरान उसका इंतकाल हो जाता है तो तकाफुल फंड से उतनी रकम पूरी कर दी जाती है जो उसके पसमानदगान को दे दी जाती है। जो तकाफुल इंडाउमेंट प्लान है उसकी खुसूसियत यह है कि उसमें जिस वक्त मैच्योरिटी होती है तो मैच्योरिटी पर भी तकाफुल फंड से एक रकम फराहम की जाती है। बाकी जो 2 प्लान्स हैं उनके अंदर मैच्योरिटी के ऊपर तकाफुल फंड से रकम फराहम नहीं की जाती, बल्कि उसके अंदर जो भी इन्वेस्टमेंट अकाउंट के अंदर रकम होती है सिर्फ वही होती है। लेकिन जो इंडाउमेंट प्लान है इसके अंदर जो कंट्रीब्यूशन आता है वो इन्वेस्टमेंट के अंदर भी जाता है और उसके अलावा वो तकाफुल फंड के अंदर भी जाता है, और तकाफुल फंड के अंदर एक रिजर्व बिल्ड किया जाता है ताकि उसके जरिए से इंतकाल की सूरत में भी कवरेज फराहम किया जा सके, और जो अगर किसी की मैच्योरिटी आती है तो उस सूरत में भी उसको कवरेज फराहम किया जा सके। तो यहाँ पर मैच्योरिटी के वक्त में भी कवरेज जो है वो फराहम किया जा रहा होता है। यानी अगर किसी का इंतकाल हो जाता है तो उसको अपनी कैश वैल्यू, इसी तरीके से सम कवर्ड, और इसी तरीके से अगर उसके अंदर सरप्लस होगा तो वो भी मिलेगा, और अगर इंतकाल नहीं होता, मैच्योरिटी आ जाती है, तो जो भी उसकी जमाशुदा रकम है वो मिल जाएगी, और उसके अलावा एक रकम बतौर फायदे के, बतौर बेनिफिट के तकाफुल फंड से भी दी जाएगी। इसी तरीके से अगर वो किसी वक्त अपने इस पॉलिसी को खत्म करना चाहता है तो अगर उसने 2 साल की मुद्दत मुकम्मल की है तो उसको तकाफुल के इख्तिताम पर, पॉलिसी के इख्तिताम पर अपनी जाती रकम वो जहां तक भी है वो तो मिल ही जाएगी। उसके अलावा उसको तकाफुल फंड से भी जो मैच्योरिटी पर रकम मिलती है उसका प्रोरेटा उसको इस वक्त भी मिलेगा। यहाँ पर कोई ये सवाल कर सकता है साहब क्या तकाफुल के अंदर जो कंट्रीब्यूशन दिया है उसके बराबर या उससे ज्यादा या कोई एक मुतय्यन रकम जरूर मिल जाती है? नहीं, ऐसा नहीं है। अंदाजा किया जाता है और वो अंदाजा एहतियात से लगाया जाता है, और स्टेट लाइफ के अंदर बतौर खास इस बात का एहतमाम किया गया है कि वो अंदाजे गलत ना हो और लोगों को गलत तवक्कुआत जो है वो न दिलाई जाए, बल्कि वो अंदाजे दुरुस्त हों। और अगर खुदा न खास्ता किसी वक्त ऐसा होगा कि वो अंदाजे दुरुस्त नहीं हुए, अव्वल तो हम इसके ऊपर पहले से निगाह रख रहे होंगे कि इन दोनों फंड्स के अंदर क्या तगय्युरात वाक़ई हो रहे हैं। लेकिन अगर कभी खुदा न खास्ता ऐसा हुआ तो स्टेट लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह
तकाफुल के अंदर भी उसकी स्ट्रेंथ है और उसकी डीप पॉकेट्स हैं, और इस मौके पर भी कोई कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट तो नहीं है, लेकिन स्टेट लाइन जो है वो इस बात का पूरा ख्याल रखेगा कि पार्टिसिपेंट्स को नुकसान ना हो। लेकिन तकाफुल के अंदर कोई गारंटी नहीं होती। जो रकम आपके इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जा रही है, इंतकाल न होने की सूरत में आपको वो रकम जहां तक भी पहुंची होगी वो मिलेगी, सरप्लस भी आ सकता है, और हो सकता है कि एक हिस्सा मेच्योरिटी पर तकाफुल फंड से भी आए, लेकिन वो टोटल सम क्या होगा एग्जैक्टली ये आज नहीं बताया जा सकता। इसकी कोई जमानत जो है वो नहीं दी जा सकती, ये अंदाजे हैं, और एहतियात से अंदाजा किया जाए, दुरुस्त तरीके से इन्वेस्टमेंट की जाए, तो इस बात का तजुर्बा है कि वो अंदाजे जो है वो सही निकलते हैं और वो दुरुस्त होते हैं। हाँ, इंतकाल की सूरत में चूंकि रकम जो है जिसमें कमी होती है सम कवर्ड के अंदर वो मिलती है तकाफुल फंड से, लिहाजा वो रकम मालूम होती है और वो उसका तायुन जो है खुद पार्टिसिपेंट ने पहले से किया हुआ होता है। ये चंद बातें मैंने आपकी खिदमत में पेश की हैं तकाफुल के बुनियादी स्ट्रक्चर को समझाने के लिए। बाकी ना मैंने आपके सामने प्रोडक्ट्स की डिटेल्स रखी हैं, ना दीगर जो तफसीलात हैं कि कमीशन क्या होगा, और उसमें जो और आपकी प्रैक्टिकल चीजें हैं उनको मैंने सामने नहीं रखा है। मेरी इन बातों को आप बुनियादी तस्वुर को समझने और उसके बुनियादी शरिया स्ट्रक्चर को और उसके पीछे जो शरिया का जहन काम कर रहा है उसको समझने के लिए आप इसको इस्तेमाल कीजिए, और इसकी रोशनी में फिर आप हमारा जो लिटरेचर है यानी हमारे जो ब्रोशर्स हैं उनको पढ़िए, और अगर आपके जहनों में कुछ सवालात होते हैं या आपके कस्टमर्स के कुछ सवालात होते हैं तो वो आप तकाफुल डिवीजन तक पहुंचाइए ताकि उनके जवाबात दिए जाए, वजाहत की जाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।